हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, शब्द विचार का। और शब्द विचार में हम देख रहे थे अभी तक विकारी शब्दों को। क्या विकारी शब्द होते क्या है? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल में परिवर्तन करने पर वो शब्दों में परिवर्तित हो जाए, है ना। अगर मैं लिंग परिवर्तित करता हूँ तो वो शब्द परिवर्तित हो जाएंगे। वचन परिवर्तित करता हूँ, एक वचन है तो अगर मैं बहुवचन करता हूँ तो ये शब्द परिवर्तित हो जाएंगे। कारक में परिवर्तन करता हूँ तो वो परिवर्तित हो जाएंगे। काल में परिवर्तन करता हूँ तो वे शब्द परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये शब्द कौन से थे? विकारी शब्दों की संख्या कुल थी 4। हम देख चुके हैं कौन कौन से वे शब्द थे। वे शब्द थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्दों की बात हो चुकी थी हमारी। अब शब्द विचार में हमने क्या देखा था? शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। अविकारी शब्द क्या होगा? अविकारी शब्द, देखिए विकारी शब्द की परिभाषा क्या थी? वे शब्द जो जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल में परिवर्तन करने पर वे परिवर्तित हो जाते हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण, क्या राम दौड़ता है। अब मैं अगर ये देखिए, यहाँ पे क्या है? क्रिया है और ये पुल्लिंग है, दौड़ता है। देखिए राम तो पुल्लिंग है और यहाँ पे ता है, वह भी बता रहा है कि जो क्रिया हो रही है वो पुल्लिंग द्वारा हो रही है। अगर मैं यहीं पे राम के जगह पर क्या करता हूँ, राधा कर देता हूँ, राधा, तो क्या हो जाएगा? दौड़ता नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? दौड़ती होगा। राधा दौड़ती है। तो देखिए यहाँ पे लिंग चेंज किया तो ये देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो गया। तो लिंग चेंज किया तो ये इनका जो स्वरूप था दौड़ता है, तो वो ये भी चेंज हो गई। तो जब भी लिंग, वचन, कारक और काल में अगर हम बदलाव करेंगे तो उनके स्वरूप में बदलाव आए, वे शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। और वे क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया। यहाँ पे राम क्या है? संज्ञा है, दौड़ता है क्या? क्रिया। तो देखिए क्या संज्ञा में बदलाव किया हमने तो क्रिया भी बदल गई। क्रिया में करते तो संज्ञा बदल जाती। मतलब जब भी बदलाव होगा, विकार होगा, वे किसमें? विकारी शब्द में आएंगे। और जब वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल में परिवर्तन करने पर उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, वे कहलाएंगे अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द कौन से? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर, लिंग, वचन, कारक और काल में परिवर्तन करने पर उन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, वे कहलाएंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को हम बोलते हैं अव्यय। अगर अव्यय को देखें तो अ जब भी रहता है, अगर उपसर्ग के रूप में उपयोग किया गया है तो उसका मतलब होता है, कल भी हमने देखा था क्या, नहीं के अर्थ में। अगर उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है तो उसका मतलब होता है नहीं के रूप में, अव्यय। वैसे यहाँ पे अ और विकारी, जिसमें विकार, इसका मतलब सीधा सा निकल रहा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? जिसमें विकार नहीं हो। और अव्यय क्या बता रहा है? जिसमें व्यय नहीं हो। जैसे कि आप अगर 100 रुपये लेके गए सब्जी खरीदने और आपने एक भी रुपए का कुछ भी सामान नहीं खरीदा। आप गए मार्केट और बोले कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, लेकिन आपने कुछ भी खरीदा ही नहीं, तो आपने व्यय ही नहीं किया। तो व्यय नहीं किया तो अगर आप 100 रुपये लेके गए तो 100 रुपये लेके वापस आ गए। जिसमें व्यय होता है वो विकारी कहलाते हैं, जिसमें व्यय नहीं होता वे अविकारी कहलाते हैं या फिर अव्यय बोलते हैं, है ना। तो इसका विकारी का मतलब ये होगा कि जिसमें विकार ना हो या फिर जिसमें व्यय ना हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। और हमने बात यहाँ पे ये भी की थी कि देखिए जो ये शब्द रहते हैं वो एक दूसरे की विशेषता बताते हैं। जैसे जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएंगे तो हमने उन्हें बोला था, हमने उन्हें बोला था
जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे बोला था हमने विशेषण, और जो शब्द सर्वनाम की विशेषता बताएं हमने उन्हें बोला क्या, विशेषण। वे भी विशेषण कहलाएंगे। इसके बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं, आपको पता होगा। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं हमने उन्हें क्या बोला था, प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें हमने बोला प्रविशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो चलिए आज हम लोग अपने अभिकारी शब्द में पहले वापस आते हैं, वहां देखते हैं कि वे शब्द जिनमें व्यय नहीं होता या फिर विकार उत्पन्न नहीं होता, वे शब्दों की संख्या कुल कितनी है। जैसे कि विकारी शब्द कुल कितने हैं, 4 हैं। वैसे अविकारी शब्द भी होंगे जिनमें विकार नहीं उत्पन्न होता, तो वे शब्द कुल कितने हैं, ये भी शब्द हैं 4, इनकी संख्या भी 4 है। अब ये कौन कौन से हैं, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे आप यहाँ पे, संबंध बोधक अव्यय बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे आप। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और अंतिम है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो अभिकारी शब्द कुल कितने हैं, 4 हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया विशेषण की, कि क्रिया विशेषण क्या होता है और इसका महत्व क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी क्रिया विशेषण की। जब विशेषण था यहाँ पे और क्रिया भी था, तो क्रिया विशेषण की जरूरत ही क्यों पड़ी हिंदी में, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर बात करेंगे संबंध बोधक की, फिर बात करेंगे समुच्चय बोधक की, फिर बात करेंगे विस्मयादि बोधक की। तो एक एक करके सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। जैसे हमने विकारी शब्द देखा वैसे ही हम अविकारी शब्द देखेंगे। देखिए, विकारी शब्द का मुख्यतः हम लोग बचपन में ही पढ़े रहते हैं और याद भी रहता है, लेकिन अविकारी शब्द थोड़ा सा लोगों को डाउट में डालता है और बोलते हैं लोग इसको ये कठिन होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जितना सरल आपको जो ये विकारी शब्द थे लगे थे, ये उतने ही सरल ये अविकारी शब्द भी है। आपको देखना बहुत मजा आने वाला है अविकारी शब्दों को पढ़ने में। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे बोलते हैं, तो क्रिया विशेषण जैसे कि हमने क्या बोला था अभी, जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, जो संज्ञा की बताए तो उन्हें हमने बोला विशेषण, जो सर्वनाम की बताए उन्हें हमने बोला विशेषण, जो विशेषण की बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे हमने बोला प्रविशेषण, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हें बोलेंगे क्रिया विशेषण। वे, अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हें हम बोलेंगे क्या, क्रिया विशेषण। तो अविकारी शब्द होना चाहिए पहला, तो यह शर्त पूरी होनी चाहिए और क्रिया की विशेषता बतानी चाहिए। यह चीज आपको सबसे ध्यान देना है। इस पूरे जो भी अविकारी शब्द चलेगा उसमें आपको ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। दोनों पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट आपको ये दोनों चीजें समझनी है कि पहला क्या शर्त होना चाहिए, वे अविकारी शब्द होने चाहिए। दूसरा, क्रिया की विशेषता बताया, मतलब क्रिया भी होनी चाहिए। क्या, क्रिया होना चाहिए और अविकारी शब्द, दो चीजें होनी चाहिए। मतलब अगर दो चीजें हैं तो आपका अगर आप ये दोनों चीजों को समझ गए हैं तो समझिए आपका अविकारी शब्द कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ऐसे थोड़ी समझ पाएंगे बिना समझाए हुए। तो हम लोग उदाहरण पे आते हैं और इसको समझने का जितना आसान से आसान तरीका हो सकता है उसको हम कोशिश करेंगे। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। अगर मैं बोलता हूं राहुल
राहुल पढ़ता है, राहुल पढ़ता है। तो हमने राहुल क्या होता है, राहुल आपको पता होगा क्या होगा, ये जो काम करता है, जो काम करता है उसे बोलते हैं कर्ता। तो राहुल क्या हो गया, कर्ता हो गया। और यहाँ पे जो कार्य किया जाए, जो हमने कल क्या पढ़ा था, क्रिया के बारे में पढ़ा था। तो जो कार्य क्रिया किया जाए उसे बोलते हैं हम लोग क्रिया। वे शब्द, क्रिया की परिभाषा कल क्या पढ़े थे हम, वे शब्द जो किसी कार्य के करने का बोध कराए, किसी कार्य करने या होने का बोध कराए, उसे हम बोलेंगे क्या, क्रिया। तो यह पढ़ने का बोध करा रहा है कि हाँ क्या हो रहा है अभी, कौन सा काम करने का बोध करा रही है, पढ़ने का बोध करा रहा है, तो ये क्रिया हो जाएगा। तो कर्ता और क्रिया। तो यहाँ पे क्या था, वे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। अभी तो देखिए, अभी तो हमारे पास क्या है, कर्ता और क्रिया बस है। अगर मैं बोलता हूँ राहुल बहुत पढ़ता है, राहुल बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है राहुल भाई, जो राहुल लड़का है वह बहुत पढ़ता है, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अभी ये क्रिया तो था, लेकिन क्रिया की विशेषता बताने में बोल रहा हूँ। क्या क्या बोलता है, पहली बात क्रिया की विशेषता। और अभी देखिए, पहले पढ़ता था वो, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन अब यहाँ पे एक शब्द आ गया। कौन सा शब्द आ गया, बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है भाई वो राहुल। राहुल जब बहुत पढ़ता है तो उसकी क्या, क्रिया की विशेषता बताया उसने ना, पढ़ना। पढ़ना तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है भाई वो, तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, तो क्रिया की विशेषता हो गई ये। क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की विशेषता क्या, बहुत हो गई। तो यही जो शब्द है बहुत, ये हो जाएगा क्या, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। और यही हो जाएगा क्या, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताया इसने, क्रिया की विशेषता बताया ना इसने, ये क्रिया हो गई और उसकी विशेषता क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण यहाँ पे कौन सा शब्द है अगर पूछा जाए, तो बहुत जो शब्द है वह है क्रिया विशेषण। अब एक प्रश्न उठता है कि जब क्रिया था, विशेषण भी था, तो हमें क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, क्रिया विशेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी हिंदी में, इस क्रिया विशेषण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हमें हिंदी में। तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि क्रिया विशेषण जो है वह किस किस चीज़ का बोध करा रहा है, क्या चीज़ बताता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है। तो क्या है, क्रिया विशेषण का महत्व क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, महत्व क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोग इसको देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यह जो क्रिया विशेषण है वह क्या क्या करता है उसको पहले देख लेते हैं। तो क्रिया है, क्रिया के होने की, जैसे कि इसका एक पहला है क्या, क्रिया के होने की दिशा बताता है। जो यह क्रिया विशेषण है वह इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, क्या क्या बताता है अगर पूछा जाए, तो यह क्रिया के होने की दिशा बताता है, क्रिया की होने की दिशा बताता है, दिशा बताता है, पहला पॉइंट। मतलब क्रिया के होने की दिशा, आपको यहाँ पे अंडरलाइन ये करना है, ये दिशा बताता है। यह पॉइंट अपना मिल गया क्या, पहला, कि जो क्रिया विशेषण है वह क्रिया की होने की दिशा बताएगा। अब जैसे अगर इस उदाहरण की बात करें कि इसका उदाहरण कैसे है, तो मैं बोलता हूँ जैसे राकेश पश्चिम में जाना, राकेश पश्चिम में जाना, राकेश पश्चिम में जाना। अब यहाँ पे देखेंगे आप, राकेश कर्ता हो जाएगा और जाना ये तो पता है आपको, क्या क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, क्या वो जो क्रिया है वह जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या बता रही है यहाँ पे, पश्चिम में जाने की, क्या पश्चिम में जाने की। तो क्रिया विशेषण क्या क्या होता है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, और यहाँ पे जाना है क्रिया, और क्रिया में भी विशेषता कहाँ पे इंगित कर रहा है, किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें बोलेंगे हम क्रिया विशेषण। या फिर ऐसा एक और उदाहरण, जैसे राकेश उधर जाना, उधर आना, कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पे देखेंगे ये तो कर्ता हो जाएगा और यहाँ हो जाएगी ये क्रिया। लेकिन ये जो शब्द है वह क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है। तो वे शब्द जो क्रिया क्रिया की विशेषता बताएंगे, क्रिया की विशेषता जैसे जाने की तो क्रिया थी लेकिन उसकी विशेषता बता रहा है, और वो विशेषता क्या है, दिशा की। यहाँ पे क्या है, दिशा की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे बहुत सारे विशेषण, क्रिया विशेषण। तो पहला एक क्रिया विशेषण क्या है, इसका महत्व क्या है, यह क्रिया के होने की दिशा बताता है। क्रिया के होने की दिशा कहाँ, यह पश्चिम में बताया कि पश्चिम में जाना, या फिर यहाँ पे बताया कि उत्तर आना, उत्तर जाना, कुछ भी हो सकता है। तो क्या क्रिया विशेषण का एक काम क्या है, वह क्रिया की होने की दिशा बताता है। अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा और देखें कि अगर मैं बोलता राकेश जाना, राकेश जाना, तो यहाँ पे करता रहता, क्रिया रहता, लेकिन यहाँ पे विशेषण नहीं रहता। देखिए यहाँ पे विशेषण तो बता ही नहीं रही है, जाना, लेकिन कहाँ जाना, किधर जाना, क्या करना, कुछ इसमें कुछ भी नहीं बता रहा है। तो ये सामान्य सा हो जाएगा, इसमें केवल कर्ता और क्रिया बस है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दिशा बता रहा है और उसकी दिशा की भी विशेषता बता रहा है ना। क्रिया था, जो क्रिया है और क्रिया में भी विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर ये इधर आना, इधर जाना, पश्चिम में, पूर्व में, कुछ भी। तो क्रिया विशेषण पहला क्या है, क्रिया के होने की दिशा बताता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्रिया विशेषण का अगर महत्व की बात की जाए, दूसरे महत्व की बात की जाए, तो क्रिया के होने की मात्रा, क्रिया के होने की मात्रा बताता है। अब देखिए क्रिया तो होती है, जैसे कि मैं बोलता हूँ अखिल खेलता है। अगर मैं बोलता हूँ अखिल खेलता है, यहाँ पे आप बोलेंगे कि हाँ अखिल है, करता है और क्रिया हो रही है, क्रिया नॉर्मल क्रिया हो रही है, भी खेलता है। लेकिन मैं अगर बोल दूँ अखिल खूब खेलता है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो क्रिया था और क्रिया में भी उसकी विशेषता बताने लग गई। क्या, उसकी मात्रा बता रही है। अभी क्या बता रही है, ये मात्रा बता रहा है। अभी क्या बता रहा है, ये मात्रा, तो क्रिया की मात्रा बता रही है। तो क्रिया विशेषण क्या क्या, पहला बताया क्रिया, दिशा बताया, तो क्रिया विशेषण वह दिशा बताता है, क्रिया की दिशा। दूसरा है क्रिया की मात्रा बताता है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्या, क्रिया के होने की मात्रा बताता है क्या, क्रिया विशेषण। अगर तीसरे उदाहरण को हम लोग देखें, तीसरा कि और क्या बताता है ये, तो तीसरा है यह क्रिया के संपादित होने का ढंग बताता है। क्या, क्रिया के संपादित होने का ढंग। यह क्रिया विशेषण क्या क्या करेगा उसको हम देख रहे हैं। फिर यहाँ पे जब आप इसके प्रकार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान से और बहुत मजा आएगा वहाँ पे प्रकार में। अगर आप प्रकार डायरेक्टली देखते तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता वहाँ समझने में, लेकिन जब आप उसके जैसे कि कुछ भी, जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि हाँ किसी चीज़ का महत्व पता रहेगा हमें कि हाँ भाई पैसे का महत्व पता है आपको, तो आप पैसे को कैसे उपयोग करना है, पैसे का महत्व अगर पता है आपको तो आप पैसे को कैसे उपयोग करना है, कितना कैसे जगह पर उपयोग करना है, वह आप अच्छे से कर पाएंगे। वैसे ही अगर क्रिया विशेषण का महत्व आपको पता रहेगा तो आप क्रिया विशेषण के प्रकारों को, क्रिया विशेषण को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम उदाहरण से देख रहे हैं तो और अच्छे से समझ में भी आ रही है। तो क्रिया के संपादित होने का ढंग, संपादित होने का ढंग या तरीका। तो क्रिया विशेषण क्या बताता है, क्रिया के संपादित होने का ढंग या तरीका। आपको यहाँ पे इस शब्द को अंडरलाइन करना है, कौन सा संपादित हो रहा है लेकिन कौन सा ढंग या तरीका है। अगर जैसे मैं बोलता हूँ आज ना क्रिस गेल था, क्रिस गेल आज जब क्रिकेट खेल रहा था वो, तो क्रिस गेल ने तूफानी पारी खेली या तूफानी खेला, है ना, तूफानी खेला। अगर मैं बोलता हूँ क्रिस गेल ने तूफानी खेला, आज क्रिस गेल ने तूफानी खेला, तो जो ये संपादित हो रहा था ये क्रिया क्या है यहाँ पे, आप खेलने की, ये तो पता है खेलना क्रिया होती है, खेला, लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि तूफानी खेला। भाई उसने खेला था लेकिन क्या खेला, वो तूफानी खेला। तो क्रिस गेल, तो वो देखिए आपको पता है ये कर्ता हो जाएगा और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण हो जाते हैं। और क्रिया विशेषण में भी देखिए
उसके संपादित होने का ढंग बता रहा है, उसके तरीका बता रहा है कि कैसा। तो ये तूफानी, ये जो तूफानी है वह हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो क्रिया क्या क्या बताता है? पहला दिशा बताता है क्रिया विशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण बताता है मात्रा, तीसरा क्रिया विशेषण बताता है संपादित होने का ढंग या तरीका। तरीका देखिए धीरे धीरे हमारे पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं। अब हमारा चौथा है क्रिया विशेषण कि और क्या बताता है भाई, क्रिया विशेषण क्या है, उसका महत्व और क्या बताता है वो, और वह बताता है क्रिया के होने की निश्चितता, होने की निश्चितता, होने की निश्चितता। देखिए जो भी शब्द रहेगा उसमें क्रिया तो रहेगा, लेकिन उसमें भी उसका कौन सा विशेषण रहेगा, उसकी उसकी क्या विशेषता रहेगी, वही है क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया विशेषण है उसका महत्व क्या है वह हम देख रहे हैं। तो क्या क्रिया विशेषण क्या बताता है? क्रिया होने की निश्चितता। अगर इसको भी उदाहरण से देखिए तो और अच्छे समझ में आएगा कि कोई क्रिया है वह निश्चित है कि नहीं है। तो अगर हम उदाहरण से बोलें कि कल जो मैच होने वाला है, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का, अगर मैं बोलता हूँ कल भारत ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होने वाला है, तो कल भारत जरूर जीतेगा, जीतेगा, कल भारत जरूर जीतेगा। अगर मैं बोलता हूँ कल भारत जरूर जीतेगा, तो क्रिया क्या है? जीतने की। क्या है क्रिया? जीतने की। भारत, भारत तो हो जाएगा करता, लेकिन यहाँ पे देखिए आप जरूर शब्द लिखा हुआ है, आपको जरूर शब्द। तो जीतने का देखिए यहाँ पे विशेषण क्या है, उसकी विशेषता क्या है? जरूर। मतलब क्रिया तो जीतने की है लेकिन निश्चितता बता रहा है यहाँ पे। क्या निश्चितता बता रहा है ना कि कल, हाँ कल जरूर जीतेगा भारत, कल जरूर जीतने वाला है भारत। तो क्रिया के होने की निश्चितता भी क्रिया विशेषण बताता है। क्या? क्रिया के होने की निश्चितता बताता है क्रिया विशेषण। और ऐसा भी हो सकता है कि निश्चितता बताए, और हो सकता है कि जब निश्चित ना हो तो फिर ये अनिश्चितता भी बता सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण ही तो क्रिया की विशेषता बताता है। तो यहाँ निश्चित है तो हो सकता है भाई निश्चित ना हो, तो जो निश्चित नहीं रहेगा तो उसे बोलेंगे अनिश्चितता। तो क्रिया के होने की अनिश्चितता भी बताता है। निश्चितता तो बताता ही है क्रिया विशेषण, अनिश्चितता भी बताता है। तो यहाँ पे जैसे जरूर था वो, अगर इसका उदाहरण लेना चाहें तो जैसे कल भारत शायद जीतेगा, शायद जीतेगा। अगर इसका उदाहरण लें हम लोग अनिश्चितता का, अनिश्चितता मतलब कि निश्चित नहीं है भाई, निश्चित नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कल जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल हम लोग बोलेंगे आज आज चेन्नई शायद जीतेगा, आज चेन्नई शायद जीतेगा। तो जीतना तो क्रिया हो गई, जीतना क्रिया हो गई, और जो ये शायद लिखा हुआ है वह बता रहा है किसको? अनिश्चितता को बता रहा है। जो क्रिया है वह होगी लेकिन वह निश्चित है कि नहीं है वह उसका फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण क्या क्या बताता है? कभी मात्रा बताएगा, कभी दिशा बताएगा, कभी संपादित होने का ढंग बताएगा, कभी निश्चितता बताता है, कभी अनिश्चितता बताता है। 5 पॉइंट हमारे हो गए। अगर हम और देखें कि और क्या क्या बताता है क्रिया विशेषण, छठवां पॉइंट देखें तो क्रिया के होने का समय बताना। क्या? क्रिया के होने का समय बताना, होने का समय बताना, समय भी बताता है क्या? क्रिया विशेषण। क्रिया होगी उसके साथ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो क्रिया विशेषण बताता है। क्रिया होगा लेकिन उसके साथ क्या विशेषताएं रहेंगी वह बताता है क्रिया विशेषण। तो अभी तक क्या क्या देखा हमने, किसी में वो दिशा बता रहा था, किसी में संपादित होने का ढंग बता रहा था, किसी में क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा बता रहा था, क्या क्रिया की दिशा बता रहा था, क्रिया की संपादित होने का ढंग, क्रिया की मात्रा बता रहा था, कभी कभी क्रिया की निश्चितता बताया, कभी क्रिया की अनिश्चितता बताया कि क्रिया निश्चित भी हो सकता है, क्रिया अनिश्चित भी हो सकता है। तो 5 चीज़ें हमने देखा। अब हम देख रहे हैं क्या? क्रिया के होने का समय। जैसे कि मैं बोलता हूँ कल चेन्नई का मैच, क्या चेन्नई, जो चेन्नई टीम है चेन्नई सुपर किंग, क्या चेन्नई सुपर किंग का मैच
का मैच 5 बजे होगा, 5 बजे होगा, 5 बजे होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने से फाइंड करना है किसको, कि क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। आप खुद सोचिए यहाँ पे कि क्रिया क्या होगा, क्रिया क्या होगा, होगा, होगा यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। क्या, होना क्रिया होता है, खाना पीना कुछ भी जो जो भी कार्य करने का बोध कराए वह होता है क्रिया। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगी, होने की। और देखिए यहाँ पे क्या है, 5 बजे, 5 बजे होगा, तो क्रिया है लेकिन उसका कि देखिए विशेषता क्या बता रहा है, होगा लेकिन कब होगा, 5 बजे। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, समय बता रहा है, क्रिया के होने का समय बता रहा है। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, 5 बजे। आपको देखिए ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत इजी हैं, आप इनको समझ पा रहे होंगे। अगर समय आए तो समय तो हम तो क्रिया विशेषण, और क्रिया तो हमें पता है, जब क्रिया को देख लेंगे और क्रिया की विशेषता बताएगी उसे ही हम बोल देंगे क्रिया विशेषण, है ना। और हम लोग अगर अब सातवें महत्व की बात करें कि सातवें महत्व और इसका क्या महत्व हो सकता है भाई, क्रिया विशेषण तो है, इसका महत्व और देखते हैं, कुछ कुछ और महत्व हो सकते हैं। सातवां है क्रिया के होने का, क्या, क्रिया के होने का स्थान बताना। अभी समय बताया आपने, यहाँ पे कर लिया समय। अब क्रिया के होने का, क्रिया के होने का स्थान बताना, स्थान बताना। तो जो क्रिया रहेगी वह स्थान, क्रिया का जो क्रिया विशेषण रहेगा वह क्रिया के होने का स्थान भी बताता है। अगर इसको उदाहरण से समझें, सुशांत, सुशांत बिल्डिंग पर चढ़ा है। क्या, सुशांत बिल्डिंग पर चढ़ा है, चढ़ा है, चढ़ा क्या है, वह हो जाएगा क्रिया। क्या, क्रिया किसको बोलते हैं, वे शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बताएं वह होते हैं क्रिया। तो क्रिया यहाँ पे चढ़ने की क्रिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, बिल्डिंग पर, क्या, स्थान है ना, कहाँ पर चढ़ा है, वो बिल्डिंग पर चढ़ा है, बिल्डिंग पर चढ़ा है। तो ये बिल्डिंग पर जो है वह हो जाएगा क्या, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ये हो जाएगा। तो और कौन सा क्रिया विशेषण होगा, जब आप क्रिया विशेषण के आप वो प्रकार उसके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण में होगा। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्यों होगा ये आपको पता है, क्योंकि स्थान है ये। अगर हम बोलता क्या कि सुशांत पेड़ पर चढ़ा है, सुशांत बेड पर चढ़ा है, कुछ भी हो सकता है, तो वह स्थान होगा। और यह स्थानवाचक और एक क्रिया विशेषण तो है क्योंकि क्रिया तो चढ़ने की है और कहाँ पे उसकी विशेषता भी बता रहा है कि बिल्डिंग पर, तो क्रिया स्थान बता रहा है, इसलिए स्थान क्रियावाचक है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज और देख रहे होंगे, पर है, क्या, पर, पर शब्द क्या होता है, पर शब्द आप जब कारक पढ़ेंगे, कारक हम पढ़ने वाले हैं, तो कारक पढ़ेंगे तो कारक में देखेंगे यह अधिकरण में आएगा। क्या, अधिकरण कारक, अधिकरण अगर आप कारक आप पढ़े होंगे, वैसे बचपन में तो पढ़े ही होंगे। तो जब अधिकरण कारक में क्या रहता है साइन, में या पर, में पर जब भी होगा तो वह किस में आता है, अधिकरण कारक में। तो देखिए बिल्डिंग पर, बिल्डिंग पर, तो अधिकरण कारक में आ रहा है, ये अधिकरण कारक में आ रहा है। लेकिन यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी आ रहा है, देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी आ रहा है। तो आपको एक चीज़, एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा। क्या फैक्ट है वो, फैक्ट याद रखना, या फिर आप अगर समझ रहे तो समझ ही पाएंगे इसको, कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक होते हैं, या फिर अधिकरण कारक जब आप कारक पढ़ेंगे तो देखेंगे अधिकरण कारक ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। यह आपको याद रखना है। क्या, स्थानवाचक, क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक होते हैं। जहां भी आपको अधिकरण कारक दिखेगा वहां पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण जरूर रहेगा। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक होते हैं, और जब वो अधिकरण कारक ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। यह चीज़ें जैसे कि अगर आपको भी डाउट हो रहा होगा अधिकरण कारक क्या होता है, वो कारक वाले में समझ में आ जाएगा। तो आप अभी यहाँ पे केवल इतना ही ध्यान दीजिए कि क्रिया के होने का स्थान भी बताता है क्या, क्रिया विशेषण। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वह ये है
एक क्रिया विशेषण क्या, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है, दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताता है। कैसे? जैसे आपने पढ़ा क्या, संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताया विशेषण, है ना, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को हमने क्या बोला, विशेषण। वैसे ही आपने सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हमने बोला विशेषण। वैसे ही हमने विशेषण पढ़ा, विशेषण की विशेषता बताने वाले को हमने बोला प्रविशेषण। वैसे ही हमने क्रिया पढ़ा, क्रिया की विशेषता बताने वाले को हमने बोला क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण बोला ना हमने। अब ऐसे ही क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को हमको क्या बोलना चाहिए था, क्रिया प्रविशेषण बोलना चाहिए था, है ना, यही तो बोलना चाहिए था हमें। क्या क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को हमें क्रिया प्रविशेषण बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्रिया विशेषण ही बोलते हैं, ना कि क्रिया प्रविशेषण। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, क्या एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। अगर हम इसको उदाहरण से समझना चाहें इस लाइन को तो और आसान हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, बच्चा अच्छा दिखता है, छोटा बच्चा अच्छा दिखता है। अब यहाँ पे आप सारी चीज़ को फाइंड आउट करें पहले कि कहाँ पे क्या है, कि विशेषण कहाँ पे है, क्रिया विशेषण कहाँ पे है, कर्ता कहाँ पे है और क्रिया कहाँ पे है। आप यहाँ पे फाइंड आउट करिए 10 सेकंड के अंदर। ये क्या है, दिखता क्या है, दिखता हो जाएगा क्या, क्रिया, है ना, दिखना, सोना, पढ़ना, घूमना, कुछ भी वो सारी क्रियाएं होती हैं। अच्छा, अब देखिए अच्छा है, वो अच्छा दिखता, दिखता तो है लेकिन कैसा, अच्छा, तो यहाँ पे क्रिया की भी विशेषता बताया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे क्रिया, क्रिया विशेषण। अच्छा दिखता, दिखता अच्छा, दिखता तो है लेकिन अच्छा दिखता है, उसकी विशेषता बता दिया, तो यहाँ हो गया क्रिया विशेषण। अब ये बच्चा, बच्चा क्या है, बच्चा तो आपको पता है कर्ता, है ना, बच्चे की बात हो रही है तो ये कर्ता हो जाएगा। अब वो छोटा बच्चा है भाई, कैसा है, छोटा बच्चा, कर्ता, और उसकी भी जो कर्ता मतलब यहाँ पे आपको पता है कर्ता क्या होता है, कर्ता होता है संज्ञा या सर्वनाम। मुख्यतः संज्ञा या सर्वनाम ही कर्ता होते हैं, जो नाम होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो तो संज्ञा हो गया, और संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। और वो बच्चा क्या है, बच्चा कैसा है, देखिए बच्चा तो संज्ञा हो गया और उसकी विशेषता कैसी है, छोटे होने की, छोटे होने की। तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण, है ना। तो बच्चा है लेकिन बच्चा कैसा है, छोटा है, छोटा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ पे आपने किस किस चीज़ को पहचाना, विशेषण छोटा हो जाएगा और बच्चा कर्ता हो जाएगा, अच्छा क्रिया विशेषण, और दिखता हो जाएगा क्रिया। अगर आप इसी सेंटेंस को और थोड़ा से बड़े फॉर्म में लिखें, आप बोलेंगे बहुत छोटा, बहुत छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा ज़्यादा अच्छा दिखता है। देखिए यही हम लोग का उदाहरण था, इसको हमने थोड़ा सा और घुमाया और यहाँ पे देखा क्या, बहुत छोटा बच्चा ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब यहाँ पे जो चीज़ें थी जैसे क्रिया, क्रिया तो यही रहेगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भी वही रहेगा। क्या क्रिया के पहले हमेशा क्रिया विशेषण होता है, याद रखना पड़ेगा आपको कि क्रिया के पहले क्रिया विशेषण होता है। चलिए ये हमें पता है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम बोलते हैं क्या, क्रिया विशेषण। तो दिखता है लेकिन कैसा दिखता है, अच्छा दिखता है, इसे हमने बोला क्या, क्रिया विशेषण। बच्चा कर्ता हो गया ये, और छोटा विशेषण हो गया। अब आप देख रहे हैं छोटा विशेषण तो है लेकिन छोटा भी कैसा है, बहुत छोटा है भाई, छोटा तो है लेकिन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है।
तो आप क्या बोलेंगे, जो विशेषण की विशेषता बताए। अब यह विशेषण की भी विशेषता बताने लग गया। छोटा शब्द क्या है, विशेषण है, और जो बच्चा है, बच्चा तो कर्ता हो गया, और वो छोटा है तो विशेषण हो गया। और वो विशेषण तो है लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताया, तो आपने क्या बोल दिया, इसे प्रविशेषण। आपने क्या बोल दिया, इसे प्रविशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं प्रविशेषण। और यहाँ पे जो बहुत शब्द है, जो यहाँ पे आपको बहुत शब्द दिख रहा है, यह हो जाएगा प्रविशेषण, है ना। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, ये अच्छा है, अच्छा क्या है, क्रिया विशेषण है ना, अच्छा क्रिया विशेषण है। तो इसे क्या होना चाहिए था, क्रिया प्रविशेषण होना चाहिए था। क्या, क्रिया क्रिया प्रविशेषण होना चाहिए था। लेकिन यह भी क्रिया प्रविशेषण ना हो के क्या होगा, क्रिया विशेषण। मतलब आपको याद ये रखना है कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। देखिए अच्छा है, अच्छा तो है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन अगर उसकी भी विशेषता बताए, मतलब एक क्रिया विशेषण की भी अगर कोई विशेषता बता रहा है, तो वह क्या होता है, वह भी क्रिया विशेषण ही होता है, ना कि क्रिया प्रविशेषण। तो आप क्रिया प्रविशेषण नहीं करेंगे। क्या, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। चलिए हम लोग और अगले महत्व की बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर विराम करेंगे आज क्लास को। क्रिया की स्वीकृति भी बताती है। जो क्रिया विशेषण होता है वह क्रिया की स्वीकृति भी बताती है, क्रिया की स्वीकृति। अब क्रिया की स्वीकृति क्या होता है भाई, स्वीकृति मतलब क्या होता है, आपने परमिशन लिया है। क्रिया, जो क्रिया होता है, क्रिया के लिए परमिशन भी देता है कौन, क्रिया विशेषण। क्या बात कर रहे हैं ये, कि यह क्रिया की स्वीकृति भी देता है कौन भाई, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या क्या करता है भाई, दिशा बताता है, स्थान बताता है, समय बताता है, मात्रा बताता है, और इसके साथ में वह उसके तरीके की बात करता है। और यह दिशा दिशा तो हो चुका है हमारा, और स्थान तो बताता है, और उसकी निश्चितता बताता है, अनिश्चितता बताता है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, ये क्रिया विशेषण बताता है। तो अभी क्या है, क्रिया की स्वीकृति भी देता है ये कौन, क्रिया विशेषण। अब स्वीकृति कैसे, जैसे मैंने कि आपने बोला, क्या आपने बोला किसको, टीचर को, या फिर पापा को बोला आपने, पापा पानी पी लूँ। अगर आपने पापा से पूछा, पापा पानी पी लूँ, है ना, पी लूँ, है ना, पी लूँ, पानी पीने की बात करिए, तो क्रिया तो ये हो जाएगा, है ना, क्या, पीने की, पी लूँ, क्या आपने परमिशन मांगा। अगर उन्होंने बोला हाँ पी लो, हाँ पी लो, तो ये क्रिया हो जाएगा। और क्रिया की, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुमति दे रहे हैं ना, स्वीकृति हो रही है। स्वीकृति मतलब अनुमति देना, और अनुमति कौन सा दे रहा है, ये हाँ वर्ड दे रहा है। तो क्या, क्रिया विशेषण क्रिया की स्वीकृति भी देता है, तो यह भी क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। और देखिए अगर हो सकता है कि मना कर दें कि नहीं अभी नहीं पीना है पानी, तो मत पियो बोलेंगे, क्या, मत पियो। आपने पूछा पापा पानी पी लो, तो पीने की क्या, पीना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। और उन्होंने परमिशन दे दिया, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, परमिशन देना, है ना, हाँ पी लो। तो हाँ जो शब्द रहेगा वह क्रिया की विशेषता बता रहा है, और यह हो जाएगा क्रिया विशेषण। परमिशन देना यह भी क्या है, क्रिया विशेषण का ही महत्व है। और अगर जब अस्वीकृति हो तो भी यह क्रिया विशेषण के महत्व में आएगा। वो बोलते हैं मत पियो, मत पियो, मत पियो, तो पिया, तो ये तो हो जाएगा क्रिया विशेषण, सॉरी क्रिया हो जाएगा, और जो मत शब्द रहेगा वह होगा क्रिया विशेषण। तो ये जो 10 हमने महत्व पढ़े हैं, मुख्यतः 10 महत्व पढ़े हैं। इसको हम लोग जब कल की क्लास में क्या देखेंगे, जब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे क्रिया के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आएंगी। समझ तो आ गई है, यहाँ पे इनका उपयोग देखेंगे तो वो जो उनके प्रकार हैं वो बहुत आसानी से समझ में आएंगे। अभी तक जैसे हम लोग रट रहे थे सारी चीज़ों को, अब रटेंगे नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो हम वहाँ पे एग्जाम हॉल में अगर थोड़ा सा पेपर घुमाता है तो हम लोग वहाँ पे घूमेंगे नहीं, बल्कि पेपर वाले को घुमा देंगे, है ना। तो हमें पेपर वालों को घुमाना है, हमें नहीं घूमना है।
तो दोस्तों उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके पास अगर कैसे भी क्वेश्चन आए आप उन्हें टेकल कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो अगर आप वही रटी रटाई चीज़ों को जाके सोचें कि वैसे पेपर में आ जाए तो वह बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि पेपर में देखिए 70 से 80% ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन लगभग 50 से 60% लगभग ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों से बन जाते हैं। जब लगभग 90% लोगों से वो क्वेश्चन बन जाते हैं। जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वह अगर बोला जाए कि जो वहाँ पे जो टफ चीज़ रहता है अगर सिलेक्शन लेने के लिए किसी चीज़ में, वह क्या रहता है, केवल 4 से 5% ही क्वेश्चन वैसे रहते हैं जो कि दूसरों से बन जाते हैं और हमसे नहीं बनते, या फिर हमसे बन जाते हैं दूसरों से नहीं बनते। वही 4 से 5% क्वेश्चन ही सिलेक्शन कराते हैं। तो उसके लिए हमें क्या रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ना कि हमें उदाहरण से तो चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और उदाहरण रहेगा, दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी काम में आने वाली हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।